नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और साथ ही बड़ी खबर पर अपने खास मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सेनाओं को संबोधन और पाकिस्तान सेना की जिहादी हकीकत पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। आदमपुर एयरबेस से पीएम मोदी की दुश्मन को कड़ी चेतावनी। कहा, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम, तबाही और महाविनाश। भारत नहीं सहेगा न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग। तीसरे पक्ष की भूमिका को भारत ने सिरे से किया खारिज। कहा, पीओजेके पर भारत के रुख में नहीं आया है कोई बदलाव। अमेरिका के साथ सिर्फ ताजा हालात पर हुई थी चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पहला विदेश दौरा। 3 अरब देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में पहुंचे सऊदी अरब। आर्थिक साझेदारी पर कई समझौते, खनन और रक्षा समेत अन्य क्षेत्रों में सहयोग की घोषणा। तुर्की में यूक्रेन शांति वार्ता में रूसी राष्ट्रपति के शामिल होने पर संशय। ज़ेलेंस्की ने कहा, पुतिन से मिलने को तैयार। ट्रंप ने भी वार्ता में हिस्सा लेने की जताई इच्छा। बांग्लादेश में आवामी लीग पर लगे प्रतिबंध पर भारत ने जताई चिंता। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जताई उम्मीद। चुनाव आयोग ने पार्टी की सभी गतिविधियों पर लगा दी है रोक। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस पहुंचकर देश के बहादुर जवानों को शाबाशी दी। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर में उनकी बहादुरी को सराहा। पीएम ने कहा कि आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है कि भारत की ओर नजर उठाने का अब एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारतीय सेनाओं के ऑपरेशन सिंदूर में शौर्य और पराक्रम की नई गाथा लिखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहादुर जवानों को शाबाशी देने उनके बीच पहुंचे। पंजाब के आदमपुर एयरबेस से पीएम ने देश की तीनों सेनाओं की पीठ तो थपथपाई ही, आतंक के खिलाफ भारत की दो टूक नीति को भी दुनिया के सामने स्पष्ट किया। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी बताया। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। पीएम ने कहा कि जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे आतंकी बैठे थे, भारतीय सेनाओं ने उस पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी। पाकिस्तानी फौज को बता दिया गया कि पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सकें। पीएम ने कहा कि हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलों के बारे में सोचकर तो पाकिस्तान को कई दिनों तक नींद नहीं आएगी। पीएम ने स्पष्ट किया कि भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना, ये हमारी परंपरा है। इसलिए जब हमारी बहनों, बेटियों का सिंदूर छीना गया, तो हमने आतंकियों के फन को
उनके घर में घुस के कुचल दिया। प्रधानमंत्री ने देश के आधुनिक हथियारों के साथ साथ तीनों सेनाओं के शानदार तालमेल को सराहा। पीएम ने कहा कि भारतीय सेनाओं को ऐसे ही मुस्तैद रहकर दुनिया को याद दिलाते रहना है कि नया भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो ये दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। आदमपुर एयरबेस से प्रधानमंत्री का संदेश जवानों के नाम तो था ही, इसमें नए भारत की नई ताकत की गूंज भी साफ सुनी जा सकती थी। पीएम ने बता दिया कि पाकिस्तान के आतंकी खेल को अब भारत नहीं चलने देगा। बंदे, 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 बंदे। और प्रधानमंत्री के संबोधन पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक बंसल, सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहला सवाल जो हम आपके सामने रखना चाहेंगे, आज जब पीएम मोदी ने सैनिकों को संबोधित किया तो कहीं न कहीं एक संदेश पाकिस्तान के लिए भी था, एक संदेश पूरी दुनिया के लिए भी था, और एक संदेश ये भी था कि भारत ये नया भारत है। क्या कुछ कहेंगे आलोक जी? देखिए, पहला संदेश तो सेनाओं के लिए था कि उन्होंने जो काबिले तारीफ कार्य किया है उनको शाबाशी देनी थी, और इसलिए प्रधानमंत्री आदमपुर गए और काफी समय बिताया उन्होंने। दूसरा संदेश पाकिस्तान के लिए भी था, क्योंकि आदमपुर वो जगह है जिसकी पाकिस्तान के जो मिथ्या जो प्रचार था उसमें कहा था आदमपुर में उन्होंने हमला किया। तो उन्होंने वहां जाकर दिखा दिया कि क्या स्थिति है आदमपुर की। दुनिया देख रही है, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया की जो मीडिया है उसने भी देखा कि क्या स्थिति है। तो और साथ ही साथ उन्होंने जो वक्तव्य दिए, उन्होंने कहा कि हम आतंक का जवाब देंगे, और जो भी उन्होंने वहां पे सैनिकों के साथ बोला, वो जो मैसेज था वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए था। बिल्कुल। कि अब ये जो नया भारत है ये अब दबने वाला नहीं है, और अगर कोई भी ऐसी घटना होती है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और साथ ही साथ सैनिकों को शाबाशी देंगे कि उन्होंने जो बहुत बेहतरीन जो पिछले 3-4 कुछ दिनों में उन्होंने जो दुश्मन के दांत खट्टे किए, उसके लिए वो शाबाशी के पात्र थे। और प्रधानमंत्री खुद उन्होंने जाकर वहां सैनिकों की हौसला अफजाई की। आलोक जी, प्रधानमंत्री ने कहीं न कहीं ये भी साफ कर दिया कि अगर फिर से दुस्साहस दिखाने की काम किया या आतंकवाद की कोई घटना भारत में होती है तो अब की बार जो भारत का कदम होगा वो काफ़ी निर्णायक कदम होगा। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि ये संदेश स्पष्ट है पाकिस्तान के लिए कि आगे अब क्या कुछ हो सकता है? देखिए, उन्होंने कल भी ये कहा था कि ये जो है ऑपरेशन सिंदूर रोका गया है, बंद नहीं किया गया है। तो ये जो बात है ये भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कहा कि ये जो कार्यवाही है हमारी जो है हॉस्टिलिटीज जो है उनकी सेसेशन हुआ है। तो अब उन्होंने जो संदेश दिया है कि अगर अगली बार दिया तो फिर पाकिस्तान को ऐसा असर पड़ेगा कि वो शायद पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया याद रखेगी कि क्या हुआ पाकिस्तान को। आलोक जी, इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री आज सैनिकों के बीच में पहुंचे, एक देश के नेतृत्व की किस तरह का उदाहरण है देश के नेतृत्व का, जो अपने सैनिकों के पास पहुंचे और उन सैनिकों को कहीं न कहीं सैल्यूट किया प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री मोदी की ये एक विशेषता रही है कि उन्होंने सैनिकों को हमेशा बहुत सम्मान दिया है। और अगर आप देखें, उन्होंने अपनी दिवाली हमेशा सैनिकों के साथ मनाई, चाहे वो सियाचिन में हो, चाहे वो समुद्र में हो, चाहे कहीं भी हो। और उन्होंने सैनिकों की हौसला अफजाई में कभी भी कोई कमी नहीं की। और इसीलिए तुरंत ये युद्ध जो संघर्ष था इसके रुकने के तुरंत बाद वो आदमपुर गए और वहां उन्होंने सैनिकों के साथ काफी ज्यादा समय बिताया। और इससे सैनिकों का जो उत्साहवर्धन होता है, उनके अंदर एक नई
ऊर्जा का संचार होता है, उनको लगता है कि देश के हमारे सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री यहाँ हमारे साथ हैं, तो उससे जो उनकी उत्साह का वर्धन होता है वो अद्वितीय है। और यही प्रधानमंत्री मोदी की विशेषता रही है कि उन्होंने जो है इस तरफ किया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया था, वो उन्होंने कल भी कहा था कि बातचीत सिर्फ पीओजेके के मुद्दे पर होगी या आतंक के मुद्दे पर होगी। और आज उन्होंने फिर शायद इसको रिट्रेट किया कि जो पाकिस्तान आतंक का एपिसेंटर है और उसको रोकना है। तो ये सब चीजें उन्होंने कही। और उन्होंने तीनों सेनाओं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भले ही वो आदमपुर गए हों, पर उन्होंने तीनों सेनाओं को शाबाशी दी एक उत्कृष्ट परफॉर्मेंस की। आलोक जी, इसके अलावा आज विदेश मंत्रालय ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हालांकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री ने जो कल राष्ट्र को संबोधित किया था उसमें कई सारी महत्वपूर्ण बातें कही गई थी। उसी बात को आगे बढ़ाया गया, लेकिन विदेश मंत्रालय ने ये साफ कर दिया कि जम्मू और कश्मीर का जो मामला है इसमें किसी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है और बातचीत होगी तो भारत और पाकिस्तान के बीच में होगी, और बातचीत होगी तो वो पीओके को लेकर के बातचीत होगी, टेरर को लेकर के बातचीत होगी। ये भारत का रुख एक बार और स्पष्ट करना, ये क्या कुछ कहता है? देखिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ इस तरीके की ट्वीट की जिसमें ऐसा लगा कि वो कश्मीर के मुद्दे में भी कुछ हस्तक्षेप करना चाहते हैं। और जबकि भारत ने अपनी स्थिति बिल्कुल साफ कर दी। सन 72 के बाद से कश्मीर में किसी भी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। इस समस्या का निदान सिर्फ द्विपक्षीय वार्ता से होना है और जिस मुद्दे पर बात होनी है वो सिर्फ पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर है और साथ ही साथ आतंकवाद। इन्हीं दो मुद्दों पर बात होनी है और किसी मुद्दे पर पाकिस्तान से बात नहीं होनी। बिल्कुल आलोक जी, इसके अलावा जिस तरह की कई सारी अफवाहें चल रही हैं, कई सारी बातचीत इस तरह की चल रही है, लेकिन अगर हम भारत के रुख को देखें तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कहीं ना कहीं भारत ने ये साफ किया कि हमारा जो निशाना है वो आतंकवादियों के ठिकाने थे। हम पाकिस्तान की सेना पर हमने कोई हमला नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान की ओर से जब कार्रवाई की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का काफ़ी समर्थन भारत को मिला है। कुल मिलाकर आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन की हम बात करें तो भारत की स्थिति किस तरह से आप देखते हैं जब से ऑपरेशन, न सिर्फ जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है बल्कि जब से पहलगाम की घटना हुई है उसके बाद से? देखिए, जहां तक सवाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का है, सबने आतंकवाद का विरोध किया है, सबने पहलगाम की घटना पर दुख प्रकट किया है। यहां तक कि चीन, जिसे पाकिस्तान का अभिन्न मित्र कहा जाता है, उनके विदेश मंत्री ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवल जी से बात करके उन्होंने कहा कि चीन हमेशा आतंकवाद का विरोध करता है और आतंकवाद का, और उन्होंने दुख प्रकट किया जब पहलगाम की घटना हुई। और साथ ही साथ दुनिया के अधिकांश राष्ट्रों ने भारत की जो भूमिका रही है और जो भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है उसमें भारत का समर्थन किया। और यहां तक कि जो राष्ट्र पाकिस्तान को कुछ सैन्य सहायता भी दे रहे थे उन्होंने भी कोई वक्तव्य खुलेआम नहीं दिया। जैसे तुर्की वगैरह की हम बात करते हैं, उन्होंने भी कोई खुलेआम वक्तव्य भारत के विरोध में नहीं दिया मेरे विचार से, जहां तक मुझे याद है। बल्कि कई ऐसे राष्ट्र थे जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी कहा, जैसे अफगानिस्तान ने कहा कि कोई इस्लाम की लड़ाई नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर भी कई लोगों ने यह दर्शाया कि ये जो लड़ाई है इससे कोई मजहब का कुछ लेना देना। ठीक है आलोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर इससे जुड़ी हुई है वो हम दर्शकों को दिखाएंगे और उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है
पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपको। ब्रेक के बाद भारत ने पहलगाम आतंकी वारदात का बदला लेने के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकियों के ठिकानों पर हमले किए। उसके बाद पाकिस्तान की सेना ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भारत ने पाकिस्तानी सेना की इन हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया और साथ ही ये बता दिया कि पाकिस्तान का हर कोना भारत के निशाने पर है। लेकिन इस दौरान ऐसे तथ्य फिर से सामने आए जो पाक सेना और आतंकियों के गठजोड़ को उजागर करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। वैसे तो पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बीच कनेक्शन तो बहुत पुराना है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई ऐसे सबूत सामने आए जिससे पाकिस्तान की सेना पर सवाल खड़े होने लगे हैं कि वो एक प्रोफेशनल सेना से ज्यादा जिहादी मानसिकता से प्रेरित एक ऐसा सशस्त्र गुट है जिसकी सारी प्रतिबद्धता आतंक के साथ है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने सिर्फ आतंकियों और उनकी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया था, लेकिन पाकिस्तानी सरकार और सेना आतंकियों के पक्ष में आकर खड़ी हो गई और भारत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले का प्रयास किया। अपने इस हमले को जायज ठहराने के लिए धर्म का सहारा भी लिया। पाकिस्तानी सेना के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अल्लाह की राह में जिहाद को अपनी सैन्य विचारधारा का आधार बताया। पाकिस्तान की जो फौज है उसके अंदर जो इस्लाम है, इट इज पार्ट नॉट पर्सनली ऑफ आवर बिलीव्स ऑफ ईच वन ऑफ अस, इट इज पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग, इट इज पार्ट ऑफ आवर फेथ। ईमान, तकवा, जहाद फी सबीलिल्लाह, दैट्स व्हाट ड्राइव्स अस, दैट्स आवर मोटो। ये वही अहमद शरीफ चौधरी हैं जिनके पिता के अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से रिश्ते जग जाहिर हैं। चौधरी के पिता सुल्तान बशीरुद्दीन अहमद अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन के सलाहकार थे और अमेरिका की वैश्विक आतंकी सूची में शामिल थे। शरीफ चौधरी का बयान पाकिस्तानी सेना की उसी फिलॉसफी को दर्शाता है जो पहलगाम हमले से चंद दिन पहले पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने कहा था कि हम धर्म से लेकर जीवन शैली तक हर मामले में हिंदुओं से अलग हैं। मुनीर ने कहा था कि द्विराष्ट्र सिद्धांत हमारी पहचान का आधार है। पहलगाम आतंकी हमले को मुनीर के इस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। भारतीय सेना ने एक तस्वीर के जरिए आतंकियों और पाकिस्तानी सेना की गहरी साठगांठ को दुनिया के सामने नंगा किया। आतंकियों के जनाजे में सेना के अफसर न केवल आंसू बहाते नजर आए, बल्कि मारे गए आतंकियों के ताबूत पाकिस्तानी झंडे में लिपटे हुए थे। लश्कर तैयबा का आतंकी अब्दुल रऊफ की इमामत में सेना के बड़े अफसर और नेताओं ने नमाजे जनाजा अदा की। याद रहे कि अमेरिका ने रऊफ को आतंकी घोषित कर रखा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद स्वीकार किया कि उनका देश पिछले करीब 30 सालों से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान आतंकी संगठनों की फंडिंग करता है और हर तरह का समर्थन देता आ रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों पर कार्रवाई कर पाकिस्तानी सेना के साथ बरसों से चले आ रहे गठजोड़ की बखिया उधेड़ते हुए उसका असली चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामरिक मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अब प्रधानमंत्री मोदी की वार्निंग का असर कहें या कुछ और, आज जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं उनकी ओर से एक बयान आया है। उन्होंने अपने यहाँ टेलीविज़न में एक इंटरव्यू दिया है। उनका कहना है कि दुनिया के देश पाकिस्तान आकर जांच कर लें कि यहाँ आतंकवादियों के कैंप हैं या नहीं। हमने तो आतंकवाद से सालों पहले अपने रिश्ते नाते सब तोड़ दिए हैं, लेकिन हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जो कुछ भी हुआ,
कई सारे सबूत अपने आप ही निकलकर सामने आ रहे हैं कि किस तरह से जो पाकिस्तानी सेना है और जो आतंकवादी संगठन है उनके बीच में कितने करीबी संबंध हैं। देखा कि किस तरीके से उनके अंतिम संस्कार में सेना के अधिकारी अपनी वर्दी पहनकर आए और आतंकवादियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी। और ये दिखलाता है कि पाकिस्तान की सेना और आतंकवादियों के बीच कैसे प्रगाढ़ संबंध है। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की सेना हमेशा से इन कट्टरपंथी आतंकवादियों को अपनी सुरक्षा व्यवस्था का ही एक अंग समझती आई और इसीलिए उसने इनका प्रयोग भारत के खिलाफ, भारत में अशांति फैलाने के लिए कई बार किया है। और इसीलिए उनके जो प्रगाढ़ संबंध है वो इस तस्वीर से जो विदेश सचिव ने उस दिन दिखाई उससे साफ जाहिर। आलोक जी, इसके अलावा अगर हम यूएनएससी की बात करें, यूएनएससी में जो बंद कमरे में बैठक हुई थी वहाँ पर भी पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर काफ़ी लताड़ा था देशों ने, और भारत पीड़ित है इस आतंकवाद का। पहलगाम में घटना हुई, उसके बाद भारत ने न सिर्फ उन आतंकी कैंपों पर हमला किया बल्कि पाकिस्तान को बता दिया कि इस तरह की घटना फिर होगी तो भारत क्या कुछ कर सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अभी पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर के क्या कुछ और करने की जरूरत है। आलोक जी, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान को FATF में ग्रे लिस्ट में पहले लाने की जरूरत है। साथ ही साथ जो पाकिस्तान को प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट दे रखा है, जो कि GSP+ जो यूरोपियन यूनियन ने दे दिया है, उसको भी विड्रॉ करने की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके की धार्मिक असहिष्णुता दिखाई जाती है और अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होते हैं, उनके मद्देनजर भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाने चाहिए। पाकिस्तान को हथियार और आर्थिक सहायता देने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। आलोक जी, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला था, डेनियल पर्ल की हत्या पाकिस्तान में हुई थी। दुनिया में कई सारी ऐसी घटनाएं हैं आतंकवाद की जिनके तार सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़ते हैं। लेकिन क्या आप मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक दोहरा रवैया रहा है पाकिस्तान को लेकर के पिछले कई सालों की अगर हम बात करें तो? देखिए, चाहे आप लंदन बॉम्बिंग लें, चाहे 26/11 लें, 9/11 लें, सबके कुछ ना कुछ तार जो है पाकिस्तान से हमेशा से जुड़े रहे हैं। और उसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जिस तरीके का कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाना चाहिए था वैसा कदम अभी तक नहीं उठाया था। और इसलिए आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात से अवगत हो जाए कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद का प्रणेता है, और अगर आप उसके खिलाफ कदम नहीं उठाएंगे तो ये आतंकवाद फलता फूलता रहेगा और कल को उनके देशों में भी उसका हमला होगा और उनसे वो भी प्रभावित होंगे, जैसा कि हमने कई बार देखा है कि पश्चिमी देशों पर जो आतंकवादी हमले हुए हैं उसमें पाकिस्तान तक उनके तार जाते हैं। अंतिम सवाल है आलोक जी, संक्षेप में बताइएगा, पाकिस्तान जो ये धर्म की आड़ ले रहा है और धर्म की आड़ में वो कई सारे मुस्लिम देशों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते रहा है, इसको आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, पाकिस्तान की हमेशा कोशिश होती है कि वो अन्य राष्ट्रों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करे, क्योंकि इस संघर्ष के दौरान यहाँ तक कि चीन ने भी उसका खुला समर्थन नहीं किया, तो उसने कोशिश की कि इस्लामिक राष्ट्रों को धर्म के नाम पर जोड़ने की कोशिश करे। पर हमें ये याद रखना चाहिए कि 50 के दशक से अरब देशों ने कई बार पाकिस्तान को बोला है कि क्या पाकिस्तान के आने से पहले इस्लाम नहीं था, तो उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा लताड़ा है। जब पाकिस्तान अपने आप को इस्लाम से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, उन्होंने कहा कि हम तुमसे काफी सालों पहले से इस्लाम हमारे यहाँ आया हुआ है, तो आप हमें सिखाने की चेष्टा करें। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और काफ़ी महत्वपूर्ण अपना जो विश्लेषण है हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। 80% फिटनेस सही डाइट से और 20% एक्सरसाइज से होती है। हर महीने तेल की खपत 10% घटाएं। बेहतर फिटनेस के लिए कम तेल का इस्तेमाल करें, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा।
एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब पहुंचने पर शाही अंदाज में स्वागत किया गया। ये उनके 3 दिवसीय दौरे का पहला पड़ाव है। इस दौरान वे कतर और संयुक्त अरब अमीरात भी जाएंगे। ट्रंप और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने ऊर्जा, खनन और रक्षा समेत अन्य क्षेत्रों में सहयोग की घोषणा की। तुर्की के इस्तांबुल में प्रस्तावित रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत को लेकर अभी अनिश्चितता बनी हुई है। एक तरफ जेलेंस्की की ओर से कहा गया है कि वो सिर्फ राष्ट्रपति पुतिन से बात करेंगे, तो वहीं पुतिन के इस्तांबुल जाने की पुष्टि अभी क्रेमलिन ने नहीं की है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अगर पुतिन और जेलेंस्की मिलते हैं तो वो भी इस्तांबुल जाएंगे। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग का पंजीकरण निलंबित कर दिया है, जिससे पार्टी पर अगला राष्ट्रीय चुनाव लड़ने पर रोक लग गई है। ये कदम अंतरिम सरकार द्वारा आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत अवामी लीग की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद उठाया गया है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में एक सशस्त्र समूह के नेता अब्दुल गनी किकली की हत्या के बाद हिंसा भड़क उठी है। किकली को गनीवा के नाम से भी जाना जाता है। किकली त्रिपोली के शक्तिशाली सशस्त्र समूहों में से एक सपोर्ट फोर्स अपैरेट्स का कमांडर है। जर्मनी में सरकार का धुर दक्षिणपंथी समूहों के खिलाफ आक्रामक अभियान जारी है। दक्षिणपंथी दल AfD को चरमपंथी दल घोषित करने के बाद अब सरकार ने एक दक्षिणपंथी समूह किंगडम ऑफ जर्मनी पर कार्रवाई की है। समूह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और समूह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बांग्लादेश में पाकिस्तान के राजदूत सैयद अहमद मारूफ 11 मई को छुट्टी पर इस्लामाबाद लौट गए हैं। कई मीडिया संस्थानों ने अपनी रिपोर्ट में मारूफ के पाकिस्तान वापस जाने की पुष्टि की है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि मारूफ को बांग्लादेश बैंक की 23 वर्षीय कर्मचारी के साथ संबंधों के चलते देश छोड़कर जाना पड़ा है।